खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में आखिरी 20 मिनट हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स हमेशा की तरह तय फॉर्मेट के मुताबिक ली जाए। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। मैं हूं आपका मेजबान आसिफ रशीद। थोड़ी देर में हमारे साथ गौहर कुछ हमारे साथी ज्वाइन करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के हवाले से जहां तक बात है तो बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों पर भी हमारी नजर रहती है और मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी सरगर्मियां हैं, सलामती सूरत हाल पर मुसलसल बात की जा रही है दिल्ली के अंदर। और एक अहम इजलास जिसकी शुरुआत आज दिल्ली के अंदर होने जा रही है, उसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात होगी। तमाम ताज़ा तरीन तफसीलात और अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक एक करके जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंजरनामे पर छिड़ी बहस, सियासी सरगर्मियां, एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला मुसलसल जारी है। खिता पीर पंचाल के अंदर जहां सियासी सरगर्मियां जारी हैं, वादी कश्मीर से भी बयानात एक दूसरे पर आ रहे हैं। और आज दिन भर क्या कुछ रहने वाला है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक अहम कदम जम्मू सूबे के अंदर लिया गया है। जम्मू शहर के अंदर स्मार्ट सिटी मंसूबा, जो जम्मू सिटी के अंदर काफी वक्त से जिस पर काम कुछ एरियाज में चल भी रहा है, उसके तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू की तरफ से भी एक इकदाम किया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से इसमें कदम मजीद उठाते हुए अब साथ भी दिया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में जहां पॉलिटिकल अफेयर्स पर बात होगी, बात लद्दाख की भी करेंगे। चूंकि गुज़श्ता दिनों दिल्ली के अंदर एक बयान दिया गया रुकने पार्लियामेंट की तरफ से, उस पर रिएक्शन लद्दाख से आ रहा है, नाराजगी काफी ज्यादा है। इस पर भी थोड़ी देर में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और बात मौसम की भी करेंगे। चूंकि दिसंबर के महीने में इस तरह की सर्दी हो और रिकॉर्ड ना बने, ये बहुत कम देखा जाता है। अब जाकर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड वादी कश्मीर के अंदर टूटा है। जम्मू के अंदर भी शिद्दत की सर्दी है। इन सारी चीजों के बीच महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो पेशेनगोई की थी उसमें तब्दीली भी कर दी है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और उधमपुर के उस गांव में भी आपको ले चलेंगे जहां पर नेटवर्क डिजिटल इंडिया के इस दौर में भी नहीं है और लोग आवाजें लगाकर फोन के बजाय यहां एक दूसरे का सहारा लेते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं। गौहर कुचे मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। टीवी के अलावा हमारी लाइव नशरियात फेसबुक पर जारी हैं, यूट्यूब पर आप जाएं, गुलिस्तान न्यूज के चैनल पर, वहां आप देखिए, सब्सक्राइब करें और हमारी तमाम खबरों से अपडेट रहें। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात जहां पर मुल्की सतह पर क्या ताजा तरीन सूरत हाल रहने वाली है उस पर करेंगे। पंजाब इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है, सारे मामलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन तय फॉर्मेट के मुताबिक गौहर कुचे हमें सबसे पहले ले जाएंगे, माजी के औराक को पलटने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या कुछ है। शुक्रिया आसिफ रशीद। तो सबसे पहले बात करेंगे हम तारीख में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ आज के दिन हुआ है, यानी कि 19 दिसंबर के दिन मुल्की सतह पर या आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे। तारीख में आज के दिन की अगर हम बात करेंगे तो आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। साल 1998 में यानी कि आज ही के दिन अमेरिका और बरतानवी फौजों की इराकी पर 4 रोजा बमबारी का इख्तिताम हुआ है। और साल 1984 में 19 दिसंबर आज ही के दिन जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में सदारती रेफरेंडम करवाया। और 1842 में अमेरिका ने हवाई को शोबा तस्लीम किया है। और साल 1931 में आज ही के दिन यानी कि 19 दिसंबर को जोसेफ ल्यून ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम बने हैं। और आज ही के दिन 1961 में गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आजादी मिली है। और साल 1934 में 19 दिसंबर पर प्रतिभा पाटिल की पैदाइश, जो बाद में हिंदुस्तान की 12वीं सदर बनी है, वो आज ही का दिन था। और 1941 में आज ही के दिन एडोल्फ हिटलर ने जर्मन फौज की मुकम्मल कमान संभाल ली थी। और आज ही के दिन साल 2012 में पाक ग्योन हाई जनूबी कोरिया की पहली खातून सदर बनी। तो ये आज ही के दिन हुआ है। और आज ही के दिन तारीख में हमने आपको बताया कि आज के दिन क्या कुछ हुआ है। अब बाज़ाब्ता खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले रुख करेंगे श्रीनगर का और श्रीनगर से पहले तफसीलात देंगे आसिफ रशीद। चलिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी है और इस बीच शुरुआत श्रीनगर की खबर से, जहां पर आज सुबह सुबह एनकाउंटर की खबर सामने आई हारवन इलाके में, जहां पर मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प हुई। और जो आखिरी इतलात मिली है, एक मिलिटेंट जिसका ताल्लुक लश्कर तंजीम से बताया जाता है, जिसकी हलाकत हुई है और पुलिस ने भी बाकायदा इसकी शनाख्त कर दी। हालांकि पुलिस की तरफ से
अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी नहीं की गई है कि आया ये मिलिटेंट हिजबुल से था, टीआरएफ से था या लश्कर का मिलिटेंट था, लेकिन जराये से मौसूल इतलात के मुताबिक पता चल पा रहा है कि पुलिस और सीआरपीएफ की इस मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक एक्टिव मिलिटेंट जो काफी वक्त से लश्कर नामी तंजीम के साथ जुड़ा रहा, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काफी वक्त से ऑपरेशंस भी चले और तलाश की जा रही थी, और आज हारवन दरबाग इलाके में जो सुबह सुबह सर्च ऑपरेशन बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ, यहां इस झड़प में एक मिलिटेंट अब तक हलाक हो चुका है। शुमाली कश्मीर के अंदर, जनूबी कश्मीर के अंदर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आपने आमतौर पर ज्यादा देखे हैं, लेकिन आउटस्कर्ट श्रीनगर के इस एरिया के अंदर ऑपरेशन इस तरीके से बहुत कम अंजाम दिया जाता था। सर्च ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चलता रहता था, लेकिन आज सर्च एनकाउंटर में तब्दील हुआ। तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे और श्रीनगर भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन दरबाग के इलाके में झड़प में एक मिलिटेंट अब तक हलाक हो चुका है। चलिए श्रीनगर चलते हैं। सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं एनकाउंटर के हवाले से? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के आउटस्कर्ट्स यानी जो दरबाग का इलाका है, ये दरबाग और दनहमा के बीच में एक रोड जाती है। बारची मोहल्ला से शुरू करें आप, मसाला फैक्ट्री से ही सिक्योरिटी फोर्स जो है उनका डिप्लॉयमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो कि दनहमा और दरबाग का जो इलाका है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि कुछ लोग कहते हैं कि चीद, हारवन और उस बीच में ये कुछ इक्वेशन बैठती नहीं है कि असल में एनकाउंटर हुआ कहां पर है। ये वो इलाके हैं जहां पर दरबाग और दनहमा के बीच में सड़क जाती है, और आज अलग सुबह बताया जाता है कि शहरी के वक्त में करीबन 3 बजे के बाद इस इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ की नफरी को पाया गया। पता चला क्योंकि अभी सुबह सुबह है, कुछ राउंड फायर के सुनाई दिए इलाके में, जिसके बाद जब लोग अब बाहर आने लगे तो पुलिस ने खबर ब्रेक की ट्विटर पे कि कहा कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, जिसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो चुकी है, लेकिन शायद हो सकता है कि नॉन लोकल मिलिटेंट हो। इस इलाके में बारजी मोहल्ला से लेकर जब आप अंदरूनी सड़कों पर निकलते हैं बाहर की तरफ, तो इलाके में सिक्योरिटी फोर्स इस वक्त नजर आ रही है। सुबह सुबह नानबाई की शॉप्स इस इलाके में मकामी लोगों को सर्व करती है, लेकिन इलाके में आज ये दिक्कतें हुई कि सिक्योरिटी फोर्स की वजह से वो नानबाई की जो शॉप वगैरह है वो अभी तक बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हैं। लेकिन इस ऑपरेशन का असल मकसद जो था वो धीद हारवन से लेकर ये जो एरिया है, इस एरिया में सर्च एंड काउंटर ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद जराये के हवाले से खबर है कि एक से ज्यादा मिलिटेंट इस एरिया में। अब ये बताना कबल इस वक्त होगा, आया सिक्योरिटी फोर्सेज ने एम्बुश लगाया था, क्योंकि एरिया जो है ये काफी ओपन है और ऑर्चर्ड्स आपको याद होगा इस इलाके में बड़ी तादाद में जो है बागात वगैरह हैं, और जिसके बाद खुले मैदान भी है, और ये समझने से कासिर आया ये एनकाउंटर ओपन फील्ड में हुआ है या ऑर्चर्ड्स के अंदर हुआ है। जो भी हो, एक मिलिटेंट के अभी तक मारे जाने की इत्तला है और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बराबर बारजी मोहल्ला से लेकर दरबाग तक जारी है। हारवन के इस इलाके में आमतौर पर हम देखते थे मामूल के मुताबिक, जैसे दीगर इलाकों में सिक्योरिटी खदशात रहते थे तो सर्च ऑपरेशन चलाए जाते थे। क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट्स थी? क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं पुलिस या सीआरपीएफ की तरफ से जो कार्रवाइयां की जाती रही हैं शहर के अंदरूनी हिस्सों में, लेकिन आउटस्कर्ट्स के अंदर क्या कोई मूवमेंट की खबर थी जिसके बाद इस ऑपरेशन को इस स्पेसिफिक इलाके के अंदर चलाया गया? आसिफ, देखिए ये एरिया जो है, चूंकि एक तो टेररिस्ट एरिया है, अब काफी टाइम हुआ कोरोना वायरस के बाद इस इलाके में सयाहों की आमद उतनी ज्यादा नहीं रही, लेकिन उसके बाद अगर आप रंगरेट वानबल के आउटस्कर्ट को देखें और हारवन के इस दरबाग के आउटस्कर्ट्स को देखें, तो कहीं ना कहीं टेल और हेड के मुताबिक देखा जा सकता है। जब आप श्रीनगर शहर की बात करते हैं, इस इलाके में बताया जाता है कि चूंकि अभी सुरक्षा बल इस एरिया में मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्स ने अभी तक अपना दायरा बनाया हुआ है, और खदशा था कि आज सुबह सुबह शहरी के वक्त में ही 3 बजे के आसपास में इलाके में मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्तला मिली, और उसके बाद इस इनपुट को सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के जरिए आगे बढ़ाया, जिसके बाद इत्तलात है कि ये ऑपरेशन अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने हवाले से कामयाब बताया और कहा कि एक मिलिटेंट इसमें मारा जा चुका है जी। लेकिन इनपुट मिलने के बाद 3 से 5 बजे तक की सारा मामला जो है फायरिंग का जो है वो रुक गया। कुछ मिनटों तक फायरिंग हुई है, ये बिटवीन 3 से 5 आज अलग सुबह की, लेकिन इस वक्त हालात जो है अभी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन हालांकि चल रहा है, लेकिन इनकाउंटर या
ब्रीफ शूट आउट जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब जाते जाते चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना एक तरीका होता है ऑपरेशन को क्लोज करने का, तो आहिस्ता आहिस्ता एसओजी सीआरपीएफ पुलिस जो है, हालांकि नजदीक में सीआरपीएफ का कैंप भी मौजूद है जहां पर इस एरिया में इस फायरिंग की आवाजें सुनाई दी हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस एरिया को छोड़कर वापस बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे साथ थे। एनकाउंटर जरूर इस वक्त गोलियों का सिलसिला थमा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो कि मामूल के मुताबिक बाद में भी चलता है, पहले भी जारी रहता है, इसी दौरान एनकाउंटर हुआ, एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, लेकिन क्या ये गैर मुल्की था, इसकी तस्दीक होना भी बाकी है। एक और केस जो काफी ज्यादा सुर्खियों में वादी कश्मीर के अंदर रहा, जम्मू के अंदर रहा, यहां तक कि दिल्ली के अंदर भी इस पर काफी ज्यादा बहस मुबाहिसा हुआ, उस पर जरा बात करते हैं। कश्मीर फाइट नाम से एक ब्लॉग चल रहा था, ऑनलाइन ये ब्लॉग चल रहा था, जिसमें कई सरकर्दा शख्सियात को जम्मू कश्मीर के अंदर धमकियां दी गई थी, और अब ये मामला खुसूसी अदालत के सामने भी पहुंचा और अदालत ने इस पर कमेंट भी किया है गौहर, और ऑलरेडी इसमें कुछ लोग सलाखों के पीछे हैं, उनके खिलाफ भी ये मामला चल रहा है। जी हां, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो ऑनलाइन ब्लॉग के हवाले से जो मामला सामने आया था, उस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन मुल्जिमान के खिलाफ पहली नजर में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, यह अदालत का मानना है, और इस सिलसिले में उन्हें फिर बाद में रिहा किया गया। लेकिन आपको बताते चलें कि इस सिलसिले में पहले ही कुछ लोग जो है वो अभी जेल में है, वो लेकिन जो दो मजीद गिरफ्तारियां हुई थी 2 एफआईआर के तहत, अदालत ने उन्हें कहा है कि समाअत के दौरान उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिनके बाद ही उन्हें रिहा किया गया। लेकिन कुछ लोग इसके हवाले में जो 7 जुलाई को ये मामला सामने आया था, जिसमें कई अहम शख्सियात को धमकियां मिली थी, जिसमें से सीनियर सहाफी है या कई सियासी लीडरान हैं, उन्हें धमकियां मिली थी, उसके बाद ही पुलिस हरकत में आई और इस सिलसिले में तहकीकात की। तहकीकात के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और अभी भी जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी उन्हें जो अभी भी वो बंद है इस सिलसिले में, और साथ ही साथ उनका बेटा भी, उसे गिरफ्तार किया गया था। इस सिलसिले में कई अहम जो अफराद हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया इस केस को लेकर। लेकिन जो 2 गिरफ्तारियां हुई थी हाल ही में, उन्हें अदालत में समाअत के दौरान अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद ही उन्हें रिहा किया गया। सिर्फ 2 एफआईआर में मुलजिमों के खिलाफ पहली नजर में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, यह अदालत की तरफ से कहा गया, और श्रीनगर में स्पेशल कोर्ट के अंदर समाअत हुई है। इस कश्मीर फाइट केस में 2 एफआईआर में मुलजिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत या पहली नजर में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, अदालत ने कमेंट किया। आपको याद होगा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो साबिक सेक्रेटरी है मोहम्मद अकबर सोफी और उनका बेटा ताबिश रहमानी सलाखों के पीछे हैं। 7 जुलाई को इसी साल यानी 2021 में पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई थी और ऑनलाइन ब्लॉग साइट चलाने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया था। इन सारे लोगों पर इल्जाम था कि कई अहम शख्सियात हैं, इनमें सहाफी भी हैं, इनमें सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, उन सभी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और साइबर सेल भी काफी एक्टिव नजर आया था, कार्रवाई की गई थी। बादअज़ा 2 मुल्ज़िमान को इन 5 में से रिहाई भी मिली थी, लेकिन साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर सोफी जो एसएमसी के जिम्मेदार रहे, उनके बेटे ताबिश रहमानी, वो अभी भी इस केस में उनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज हुआ था उसके तहत कार्रवाई चल रही है। और फौरी मुकदमात में, इन मुकदमात में यानी जो केस चल रहा है, इनमें फौरी तौर पर जमानत नहीं दी जा सकती, ये भी अदालत की तरफ से कल साफ किया गया। यानी जो लोग गिरफ्तार हैं, 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल भी रही है, 2 को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था, बाकी 3 को कोई राहत नहीं है। लेकिन 2 एफआईआर का जिक्र करते हुए अदालत के अंदर इस पर कमेंट किया गया कि इब्तदाई मरहले में या पहली नजर में जुर्म साबित नहीं होता है। 2 एफआईआर को लेकर जिक्र किया गया है। बात हज आजमीन के हवाले से भी करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर से भी हज आजमीन के इस बार हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जाने का सिलसिला जरूर शुरू होगा, लेकिन आजमीन हज के लिए बेहतर सहूलियात हों, इसकी मांग अब उठ रही है। और जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा ने मुतलका कंपनियों से और सरकार से भी मुतालबा किया है कि आजमीन हज के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाए, और श्रीनगर से, जहां पर शारजा अगर फ्लाइट डायरेक्ट जा सकती है, तो श्रीनगर से जद्दा डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होनी चाहिए। और परवाजों का सिलसिला शुरू करने से ही श्रीनगर के अंदर या वादी के दीगर अजला से पहुंचने वाले वबाई मर्ज के दौरान जो मुश्किलात का सामना करके आजमीन हज हैं, वो भी किसी तरह के नुकसान से बचकर सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इसमें जो जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज है, JKAHUC,
इसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और डायरेक्ट फ्लाइट श्रीनगर से जद्दा होनी चाहिए। और जो हज के लिए इस बार जाना चाहते हैं, पिछले दिनों उम्र की हद को भी खत्म कर दिया गया सरकार की तरफ से भी, यानी 65 साल तक पहले जो पाबंदी रहती थी उससे ऊपर भी लोग जा सकेंगे। ये भी एक राहत जरूर पहुंचाई गई थी, लेकिन एक और राहत कोविड पेंडेमिक के दौरान मिल सकती है। पिछले 2 सालों के दौरान कंपनीज को भी काफी नुकसान पहुंचा है, आजमीन भी नहीं जा सके, मायूसी काफी ज्यादा थी। तो उन तमाम चीजों को, गैप्स को फिल करने के लिए, दूरियों को खत्म करने के लिए इंतजामिया से जम्मू कश्मीर हज एंड उमरा कंपनीज JKAHUC की तरफ से मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर डायरेक्ट फ्लाइट श्रीनगर जद्दा शुरू करे, जहां पिछले सीजन में यानी अक्टूबर के महीने में वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर में मौजूद थे और कई वर्षों के बाद दोबारा से फ्लाइट जो है शारजा तक शुरू की गई। उसके बाद ये मुतालबा अब जोर पकड़ने लगा है और साथ ही ये भी कहा गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर श्रीनगर के अंदर है तो फिर ये फैसिलिटी क्यों नहीं, जहां आज डायरेक्ट जद्दा यहां से आजमीन जा सके। और दिल्ली या मुंबई यहां से जाना उनके लिए इंतहाई मुश्किल है, सफर के दौरान कठिनाइयां पैदा होती हैं, लिहाजा अब उन्हें आसानियां पैदा करने के लिए सरकार फौरी तौर पर बराह रास्त परवाजों का सिलसिला शुरू करे, जैसे श्रीनगर से शारजा सिलसिला शुरू किया गया। गौहर, तो ये थी आजमीन हज के हवाले से बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक और फैसले के हवाले से हम बात करेंगे जो हाल ही में चंद महीने कबल ही इंतजामिया की जानिब से लिया गया है, जहां सुबकदोश महकमे जो दही तरक्की है उसमें सुबकदोश यानी कि रिटायर्ड जो मुलाजमीन है उन्हें दोबारा इंजीनियर जो है उन्हें दोबारा तैनात किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से महकमे दही तरक्की और पंचायती राज में 29 जो सुबकदोश इंजीनियरों को कंट्रेक्चुअल बुनियादों पर दोबारा तैनात किया गया है। महकमे दही तरक्की के डायरेक्टर की जानिब से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है, जिसमें सुबकदोश इंजीनियरों जिनकी अहलियत सरकारी आर्डर में तयशुदा मयार के मुताबिक है, उन्हें कश्मीर जूनियर इंजीनियर की दस्तयाब असामियों के लिए जो इन्हें मुकर्रर किया गया। जब ये इंतजामिया की जानिब से जब ये फैसला लिया गया है तो उसके बाद ही जो उम्मीदवार जिन्होंने इंजीनियर की डिग्रियां की है उनकी जानिब से इस हवाले से सरकार की नुक्ताचीनी की गई है और सरकार के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ उन्होंने नाराजगी का भी इजहार किया कि उनका मानना है कि जिन्होंने ये तालीम हासिल की है, जिन्होंने ये डिग्रियां हासिल की हैं, उन्हें हुकूमत नजरअंदाज करके और जिन्होंने काम किया है अपने इंजीनियर जो हुकूमत के साथ या इस महकमे के साथ रहे हैं जो रिटायर्ड हो, उन्हें दोबारा इसमें तकरूर करना ये कहीं ना कहीं उन उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी भी है। दरअसल खबर हमने आपको कल ये बताई थी, लेकिन आज दोबारा बताने का ये मकसद कि अब वो अप्लाई करने के लिए, यानी जिन 29 इंजीनियर्स को R&B डिपार्टमेंट के अंदर, माफ कीजिएगा RDD डिपार्टमेंट के अंदर जिनकी तैनाती होगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी, और आज जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें 29 लोगों के जो डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे, जिस पर नाराजगी काफी ज्यादा है उस पर भी आएंगे, लेकिन इन सभी लोगों की 30,000 माहाना सैलरी होगी, ये तय हो गया है। दूसरी बात, जिन लोगों को अप्लाई करना है ऑर्डर के मुताबिक कि सबकदोश जो जूनियर इंजीनियर्स हैं उनकी खिदमात जब हासिल की जाएंगी, कॉन्ट्रेक्चुअल तैनाती होगी, इसमें उन्हें पैदाइशी असनाद यानी बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, तदरीसी और फनी काबिलियत की सनद पेश करनी होगी, उनने कौन सा डिप्लोमा किया है या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो देना होगा। इसके अलावा असल पेंशन बुक उन्हें पेश करनी होगी, ये भी उन 29 लोगों से कहा गया। उनके नाम भी इस ऑर्डर में जारी कर दिए गए हैं, एक लंबी फहरिस्त है, एक एक करके हम नहीं बता सकते, लेकिन मजिस्ट्रेट की तरफ से दस्तखत शुदा बयान हल्फी इन सभी मुलाजमीन को, जो पहले मुलाजमीन थे रिटायर्ड हुए, दोबारा अब खिदमात के लिए उन्हें पेश करना होगा। इस बात का भी जिक्र करना होगा कि उनके खिलाफ कोई भी महकमाना तहकीकात, RDA या मुजरिमाना कार्रवाई ज़ेर इल्तवा नहीं है, यानी जो आपको CID वेरिफिकेशन है वो पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, क्लीन चिट वहां से मिलने के बाद ही, और जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है या किसी तरह के डिपार्टमेंट की इंक्वायरी वो इन 29 लोगों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। और 30,000 रुपए ये महीना लेंगे, 29 लोग हैं, काम करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ RDD के अंदर, यानी महकमा दही तरक्की के अंदर। इन सारी चीजों के बीच में सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने आपको बताया था 50,000 जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स आज के वक्त में हमारे पास हैं, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर सकते थे, अहल है, लेकिन सारी चीजें कि रोजगार के मौके सरकार खुद खत्म कर रही है, जिसे लेकर नाराजगी काफी ज्यादा है। और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी आज सुबह इस पर रिएक्ट भी किया है, जब खबर मुख्तलिफ अखबारों की सुर्खी भी बनी है। कल हमने आपको खबर बताई थी, लेकिन आज हुक्मनामा जारी करके उनकी सैलरी फिक्स कर दी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने होंगे, यानी जो लवाजमात रहेंगी उनकी दोबारा ज्वाइनिंग के लिए। रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी दोबारा खिदमात ली जा रही है, इसलिए उन्हें दोबारा आगाह कर दिया गया है। बात अब कुछ मजीद सियासी सरगर्मियों की।
जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें सरगर्म नजर आ रही हैं। बीजेपी हो, अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या दीगर छोटी बड़ी जमातें इस वक्त मुख्तलिफ अजला के अंदर अपनी अपनी मुहिम अपने अपने हिसाब से चला रही हैं। इस बीच पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज पुंछ जा रही हैं। राजौरी का दौरा जहां कल उन्होंने किया, लेकिन आज पुंछ पहुंचेंगी। पार्टी कन्वेंशन में वो यहां खिताब करने वाली हैं। और इस बीच खबर यह है कि दर्जनों नए चेहरे आज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। एक बड़ी तादाद नौजवानों की है जो पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन साथ ही महबूबा मुफ्ती ने जहां पर नौजवानों से बिलखुसूस कल के खिताब में अभी और उसके बाद भी उनका बयान सामने आया, जिसमें नौजवानों ने से कहा कि वो पत्थर या बंदूक से नहीं, पुरअमन तरीके से अपने हुकूक को हासिल करने के लिए और हुकूक की बहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इसके लिए पीडीपी उनके साथ है। लेकिन इल्जाम उनका बीजेपी पर भी है। इल्जाम कमीशन तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा है कि जो इस वक्त हदबंदी कमीशन काम कर रहा है, जिसकी अहम मीटिंग कल होने जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें इस कमीशन पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि ये अगर कमीशन आज के वक्त में काम कर रहा है या मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली है वो बीजेपी को डायरेक्टली फायदा पहुंचाएगा। जी हम बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की, जो आज सरहदी जिला पहुंच जा रही हैं। लेकिन कल उन्होंने दौरा जो है वो राजौरी का किया। राजौरी में एक अवामी खिताब से उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में जहां पर भाजपा को भी उन्होंने जिम्मेदार ठहरा है, भाजपा पर भी इल्जाम आयद किया है। लेकिन जब मीडिया से उन्होंने बात की है तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जो कमीशन के हवाले से जब उन्हें पूछा गया कि कल एनसी उस मीटिंग में शामिल हो रहा है, तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि पीडीपी को कमीशन, हदबंदी कमीशन पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो कमीशन है ये भाजपा का कमीशन है, क्योंकि ये बंटवारा करना चाहता है और भाजपा के हिसाब से चलना चाहता है, क्योंकि इन जो हदबंदी कमीशन हदबंदी होगी वो भाजपा के इशारे पर ही होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें कमीशन पर कोई भरोसा नहीं होगा और ये यहाँ की अकलियतों के साथ साथ जो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें आपस में लड़वाना चाहती हैं और हदबंदी उस हिसाब से होगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। महबूबा मुफ्ती का बयान और नौजवानों से अपील कि वो गन और पत्थर से नहीं, जिस पर उन्हें काफी ज्यादा तनकीद का भी इस वक्त सामना है। सोशल मीडिया पर उनके बयान को तरह तरह से लिया जा रहा है और जिसके जो नजरियात है वो पेश करने की कोशिश है। और उन्होंने कहा कि पुरअमन हुकूक की बहाली के लिए लड़ाई या जद्दोजहद उनकी जारी रहेगी। ये तो पीडीपी के हवाले से बात थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जहां सियासी सरगर्मियां जारी हैं, कल एक अहम इजलास होने जा रहा है। परसों का दिन भी काफी अहम है। कल 11:30 बजे दिल्ली के अशोका होटल में डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबंदी कमीशन जो जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया था, हदबंदी नए सिरे से करनी है, उसका दूसरा इजलास होने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसमें शमूलियत करेगी और कल के इजलास में तकरीबन 12 बजे तक चीजें साफ होंगी। और उसके बाद गुपकार अलायंस के जो लीडरान हैं उनका इजलास जम्मू के अंदर होगा 21 तारीख को, जहां पर आगे का लाएमल और दफा 370 के लिए अदालत तक जो रुजू किया गया है, जो मामलात अदालत के सामने रखने की बात हुई है, उन सारी चीजों पर डिस्कस किया जाएगा और आगे का प्लान तरतीब दिया जाएगा। बात मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख की, जहां पर नाराजगी अवामी हलकों में काफी ज्यादा है, लेकिन अवाम अपनी जगह। लद्दाख के अंदर रुकने पार्लियामेंट के हालिया बयान पर एपेक्स बॉडी का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। जी हाँ, बात करेंगे हम मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख की, जहां पर लद्दाख में रुकन पार्लियामेंट के बयान पर अवाम ने नाराजगी का इजहार किया और साथ ही साथ सियासी समाजी लीडरान की जानिब से भी उस बयान पर नाराजगी का इजहार किया गया। एपेक्स बॉडी ने रुकन पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे की मजम्मत की है, जहां उन्होंने 15 दिसंबर को हिल काउंसिल एक्ट में तरमीम का मुतालबा किया था। इस एक्ट में तरमीम छठे शेड्यूल का मुतबादिल नहीं है, ये एपेक्स बॉडी की जानिब से कहा गया है। जो पार्लियामेंट रुकनी पार्लियामेंट है उनकी जानिब से कहा गया है कि हिल काउंसिल जो है उसमें तरमीम करने की जरूरत है। उस सिलसिले में वहां पर लद्दाख के लोगों के साथ साथ जो सियासी लीडरान है या दीगर समाजी लीडरान है उनकी जानिब से उस मुतालबे को लेकर नाराजगी का इजहार किया गया है। इस बीच तस्वीरें 15 तारीख की आपको दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई चल रही थी और रुकने पार्लियामेंट की तरफ से बयान दिया गया कि जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो एक्ट साल 1997 में बनाया गया उसमें तरमीम होना जरूरी है। छठे शेड्यूल का कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया, जिस पर उन्हें काफी तनकीद का सामना है। पहले इनकी बात सुनाते हैं और उसके बाद एपेक्स बॉडी का भी इस पर रिएक्शन लेंगे। अलग से यूनियन टेरिटोरी बनने के बाद एक अलग किस्म का एक देश में एक यूनिक यूनियन टेरिटोरी जो है इस सरकार ने लद्दाख को बनाया, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं।
लद्दाख यूनियन टेरिटोरी में 2 ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। पहले जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते थे, वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है। मेरे आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, नया यूटी बनने के बाद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्ट जो 1997 में बना उसको अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। उसमें डिफाइन करने की आवश्यकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का या लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का या एमएचए का उसमें क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, और ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत दोनों के साथ साथ काउंसिल का क्या कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन एलएचडीसी एक्ट को अमेंड करके लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जमीन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, कल्चरल आइडेंटिटी को लेके ऑन द लाइन ऑफ जो नॉर्थ ईस्ट के 6 शेड्यूल के अंदर जो काउंसिल्स आते हैं, 5th शेड्यूल के अंदर काउंसिल आता है, लद्दाख वाले काउंसिल 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल दोनों के अंदर नहीं आते हैं, तो उनका क्या प्रावधान है। ऐसे अच्छे चीजें जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए से लद्दाख को देने की आवश्यकता है। ये मैं आपके माध्यम से सरकार पे मांग करना चाहूंगा। बहुत बहुत लद्दाख। चलिए, रुकने पार्लियामेंट जमयांग सेरिंग नामग्याल 15 तारीख का उनका ये बयान है, लेकिन इन सारी बातों के बीच में अब काफी ज्यादा जो सवाल उठाया जा रहा है कि इस बयान के बाद 6ठे शेड्यूल का जो मुतालबा था उसको पीछे धकेलने की कोशिश है, उसको साइडलाइन करने की तो कहीं कोशिश नहीं है, और उसका मुतबादिल एक्ट में तरमीम नहीं हो सकती, ये अपेक्स बॉडी का मानना है। हमारे साथ चेरिंग दोरजे साहब हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव है अपेक्स बॉडी लेह के, 49 पर से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम जेके में ज्वाइन करने के लिए चेरिंग दोरजे साहब। ये जो रुकने पार्लियामेंट का मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख से हैं नामग्याल साहब, उनका बयान सामने आया था और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बात रखी थी। क्यों आपको इस बयान पर एतराज है? क्या जो आपकी जो मांग है 6 शेड्यूल की, वो आपके मुताबिक कहीं पीछे तो नहीं रखी जा रही है? जो ये बयान दी जा रहा है कि एक्ट में तरमीम होनी चाहिए, इसमें 97 का जो एक्ट है उसमें अगर कोई चेंजेस होती है तो 6 शेड्यूल की जो मांग है वो कमजोर पड़ रही है आपके मुताबिक? जी, ये जो जमयांग साहब का जो पार्लियामेंट में 15 दिसंबर को जो स्टेटमेंट था जी, उससे हमारे डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो वहां पर डिमांड किया ये बिल्कुल एक नई बात वो कर रहे हैं। एलएचडीसी के एक्ट को अमेंड करके 6 शेड्यूल का पावर कभी दिया नहीं जा सकता है, ये सबको पता है। 6 शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है जी, और एक्ट एलएचडीसी एक्ट जो है जो लेह और करगिल में अभी चल रहा है, ये तो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का एक एक्ट है। ये जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी नहीं था, तो इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए उनका ये जो बयान है हम समझते हैं ये इनसे बुलवाया गया है पार्लियामेंट में जी। ये इनका पार्टी हाईकमान ने जब इसको इंडोर्स किया तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारा डिमांड है उसको डाइल्यूट करने का बीजेपी हाईकमान का ये हम समझते हैं ये एक साजिश है जी। दोरजे साहब, जब चार्टर ऑफ डिमांड्स आपकी तरफ से बनाया गया था तो क्या उसमें ये बात तय हुई थी कि एक्ट के अंदर किसी तरह की चेंजेस या तरमीम जो हैं वो इससे अलग हो सकती हैं, लिहाजा 6 शेड्यूल की जो डिमांड है वो पूरी तरह से अलग है, इस तरह के बयानात या इस तरह के काम से सरकार को बचना होगा, ऐसी कोई बात हुई थी? क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट के साथ भी आपकी तरफ से कांटेक्ट तो किया गया होगा जब चार्टर ऑफ डिमांड आपने तैयार किया। जी, आपको याद होगा शुरू में जब 2020 में यहाँ एलएचडीसी लेह का जब इलेक्शन हुआ था, उनके मैनिफेस्टो में भी था 6 शेड्यूल, और उनके मंत्री आए थे लेह में, उन्होंने हमारे पोलो ग्राउंड से वहां से डिक्लेयर किया था कि हम 6 शेड्यूल लद्दाख को देने जा रहे हैं। ये तो बीजेपी बैकट्रैक कर रहा है, और ऐसा हमें जब भी हमारा बात हुआ था 2 बार हम मिल चुके हैं अमित शाह जी से, कभी एलएचडीसी एक्ट का कभी जिक्र ही नहीं हुआ जी। जी, अच्छा, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने एजिटेशन की भी कॉल दी थी, पूरा सपोर्ट हमने देखा कि केडीए की तरफ से भी जब कॉल दी गई तो आपने भी सपोर्ट किया, और उसके साथ साथ 13 तारीख को जब बंद हुआ तो आपकी सपोर्ट की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि बंद पूरी यूटी के अंदर देखा गया। उसके बाद खबर ये आई कि सरकार की तरफ से कुछ कोशिशें की गई हैं और उसमें होम मिनिस्ट्री की तरफ से अब
मजीद यहाँ पर कुछ पावर्स देने पर बात हो रही है, गौर किया जा रहा है? कोई राब्ता आपसे हुआ है, कोई सरकारी किसी रिप्रेजेंटेटिव का, किसी अफसर का, या आगे का क्या प्लान आपका रहने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल हमारे साथ कोई होम मिनिस्ट्री का कोई राब्ता नहीं है अभी तक। तो जो 13 तारीख को बंद था, उससे पहले भी एजुटेशन की कॉल रही, इसमें क्या प्लान आगे रखा है आपकी तरफ से? अभी हम देखना चाहते हैं, जो 13 को हमने कॉल दिया था उसके बाद कुछ समय देना चाहते हैं हम होम मिनिस्ट्री को। जी, अगर बिल्कुल हमें नजरअंदाज किया जाता है तो हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फिर केडीए के साथ मिलकर हम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चुरिंग दोरजे साहब रिप्रेजेंटेटिव हैं एपेक्स बॉडी लेह के और फोन लाइन पे हमारे साथ थे और बात उस बयान पर कर रहे थे जो रुकने पार्लियामेंट जमयांग सेरिंग नामग्याल का ऐवान के अंदर मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने कहा था कि एपेक्स बॉडी का जो मुतालबा है उसके कहीं ना कहीं बरक्स उनके बयान को माना जा रहा था और 15 दिसंबर को हिल काउंसिल एक्ट में तरमीम का मुतालबा हुआ था और एक्ट में अगर तरमीम होती है तो छठे शेड्यूल का ये मुतबादिल नहीं है। एपेक्स बॉडी लेह मानती है और केडीए की कहीं ना कहीं इसी तरह के तहफ्फुजात हैं जिस पर नाराजगी काफी ज्यादा है। दोरजे साहब इसी पर बात कर रहे थे। यहां पर वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर अब जो गैस लाइसेंसिंग राउंड है 11वां राउंड, उसमें जम्मू प्रोविंस का क्या रोल रहने वाला है मुल्क की सतह पर और सरमायाकारी को फरोग देने की जो बात हो रही है उसमें क्या मजीद अखराजात सरकार की तरफ से रखे जाएंगे। बात मौसम के हवाले से भी होगी और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आज महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जो तब्दीली पेशनगोई में की गई है और कोविड-19 के केसेस, साथ ही साथ जम्मू के अंदर इंतजामिया की तरफ से एक और मंसूबे के तहत काम शुरू किया गया है, ये कितना रंग लाएगा इस पर बात करेंगे और साथ ही बात एयरफोर्स की भी करेंगे और दीगर कुछ अवामी मसाइल भी। आप हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में वक्त छोटे से ब्रेक का है।